हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष भाग 5 भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 के बारे में जो है बताएंगे, जिसमें संघ द यूनियन का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में आइए देखते हैं। भाग 5। इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और 4 का मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया, जिसका उल्लेख भाग 4 का में, निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से हमने जो है एक एक करके उल्लेख आप पहुंचे हैं भाग 5 पर, जहां पर संघ शब्द या संघ सरकार या संघ का जो है उल्लेख किया गया है। द यूनियन का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। देखिए, याद करने का एक ट्रिक यहाँ पर है। अनुच्छेद कैसे याद किया जाए? अगर याद नहीं हो रहा है 52 से 151 याद नहीं हो रहा है तो 52 को 52 याद कर लीजिए। एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 लगा दीजिए रीजनिंग के तौर पर। 5 ही है, एक एक 2 हो गया, 52 सेम संख्या है, 52 to 52 याद कर दीजिए। या 52 से लेकर 151, एक इधर लिखिए एक इधर लिख दीजिए, 5 बीच में कर दीजिए, 151 याद करने का। यदि 52 से लेकर 52 को एक इधर कर दिए एक उधर कर दिए, 5 ऐसे। लेकिन यहाँ पर संघ की बात की गई है। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जिसका उल्लेख हम जो है संघ के अंतर्गत करते हैं या संघ सरकार के अंतर्गत करते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका संसद। संसद की 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के पूर्ण संसद का निर्माण करते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत अब देख लीजिए, अनुच्छेद 52 से 151 का उल्लेख कैसे कैसे कहां पर किया गया, इसका भी हम क्लासिफिकेशन यहाँ कर देते हैं कि 52 से लेकर कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किया गया है, जहां पर हम पढ़ते हैं कार्यपालिका। 78, 79 से लेकर व्यवस्थापिका का उल्लेख, आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक, और न्यायपालिका का उल्लेख 124 से लेकर न्यायपालिका 124 से लेकर
47 तक जो है इसका उल्लेख किया गया। और इसमें एक चीज छूटता है, क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, CAG जिसे कहते हैं, महालेखा परीक्षा, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षा, CAG। अब इसे जो है आर्टिकल इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। आगे अब जो है हम इसके अंतर्गत यही चीजें का उल्लेख करेंगे। अब पहले नंबर पर जो है कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किया गया है, जिसके अंतर्गत अब इसका भी क्लासिफिकेशन करते हैं कि 52 से 78 में किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और किसका, और जो है इसमें किया गया है परिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद तथा महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। 52 से 78 तक में इस 4 चीजों का या 4 लोगों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया। आइए हम एक एक करके अब 52 से लेकर 78 का वर्णन करते हैं। 52 राष्ट्रपति, कार्यपालिका जब भी हम चालू करते हैं कि बात करते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रपति की ही बात करते हैं। आइए स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। अब लिखते हैं अनुच्छेद 52 या भारत का राष्ट्रपति। ये देखते हैं अनुच्छेद 52 में जो है यही से संघ चालू हो रहा है। अभी तक तो हम जो है 51 का में जो है देखें कि 51 में तो निदेशक तत्वों से संबंधित था, 36 से 51 का मौलिक कर्तव्य था। अब 52 राष्ट्रपति चालू कर, 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, पहले तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल या अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में कभी काल आजकल जो है परीक्षा का इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। केवल अनुच्छेद लिख दिया जाएगा, दूसरी तरफ जो है संबंध लिख दिया जाएगा कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है, 53 में किसका उल्लेख किया है। तो आजकल अनुच्छेदों को भी याद करना बड़ा जरूरी हो गया है, इसलिए एक एक अनुच्छेद पर हम बात करेंगे। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें राष्ट्रपति का जो है उल्लेख मिलता अनुच्छेद 52।
और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य ये भी जानना जरूरी है कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे। तो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कोई कार्य राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद बाद में जो है मंत्रिपरिषद शब्द को बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में इस चीज का उल्लेख नहीं कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में निहित होंगी और उसका प्रयोग हुआ स्वयं तो अपने अधीनस्थ अधिकार। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यहाँ मंत्रिपरिषद, मतलब मंत्री परिषद। बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसे विवेक का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हाँ, भारत का राष्ट्रपति जो है किसके समकक्ष है? इंग्लैंड के सम्राट के समान। तो राष्ट्रपति का पद कहां से भारत ने लिया? स्रोत के रूप इंग्लैंड से लिया। ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, किसके समकक्ष है भारत का राष्ट्रपति? इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष। जैसे वहां पर इंग्लैंड का जो सम्राट है वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो है उसके अधीन होता है, उसी प्रकार से भारत का भी राष्ट्रपति होता है। उसे जो है सारी शक्तियां तो उसमें निहित है, लेकिन अपनी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के वह कर नहीं सकता। आइए अब देखते हैं कि ये तो हो गया कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? कौन व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है या कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं आइए देखते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की योग्यता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 58 में, जहां पर जो है कहा गया है कि अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वह भारत का, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, आप तमाम किताबों में ढंग कई तरीके से लिख करके आज देखा जा रहा है कि कई किताबों में दूसरे तरीके से लिखा होता है, तो कुछ किताबों में दूसरे तरीके। लेकिन ऑथेंटिक जो किताबें हैं, मान्यता प्राप्त किताबों में, उसी का जो है सहारा लेना चाहिए, उसी के जो है अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है। क्या है योग्यताएं? पहले इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 में यह कहा गया कि वह भारत का नागरिक, केवल यही ऐसे ही लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो, ना कि
जन्मजात नागरिक या मूल नागरिक, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं। कुछ किताबों में ऐसा भी लिख के आया है कि वह भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए या जो है मूल नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। यहाँ भारत का नागरिक मतलब कोई ऐसा भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जो पहले उसका जन्म कहीं दूसरी जगह और बाद में आकर के भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, वह भी व्यक्ति। मूल की बात यह नहीं है, मूल नागरिक ही होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। एक बार परीक्षा में पूछा गया था ऐसे ही कि भारत का नागरिक मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में क्या योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन दिया था वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का जन्मजात नागरिक हो या मूल नागरिक हो। तो इस कंफ्यूजिंग लोगों ने जो है अधिकतर गलत करके आए थे, लगाए थे वो भारत का जन्मजात नागरिक हो। ऐसा नहीं है, भारत में जो है ये प्रावधान है कि भारत का नागरिक हो केवल। वहाँ जन्मजात नागरिक के लिए अगर राष्ट्रपति योग्यता अमेरिका के राष्ट्रपति में है, अमेरिका के में जो है ये व्यवस्था है कि वहाँ का जो है राष्ट्रपति वही बनेगा जो जन्मजात नागरिक हो या मूल नागरिक हो। लेकिन अमेरिका के साथ भारत के साथ ऐसा नहीं, भारत के साथ एक वह भारत का केवल नागरिक हो। दूसरा है कि वह 35 वर्ष या उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष की हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका या उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की। पैंतीस वर्ष की आयु, 35 वर्ष का नागरिक ही भारत का नागरिक या भारत का राष्ट्रपति बन, जिसकी आयु 35 वर्ष की हो। न्यूनतम की बात यहाँ कही गई, न कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वह भारत का नागरिक। लेकिन अधिकतम की बात नहीं कही गई है कि अधिकतम 65 वर्ष हो, ये बातें नहीं है। केवल ये बातें हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, न्यूनतम आयु। अधिकतम की बात भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 58 में कही नहीं गई। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख होता है कि वह 35 वर्ष की आयु का हो या 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। न्यूनतम की बात यहाँ आती है। और तीसरा क्या है, वह संसद का सदस्य बनने की, वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। यहाँ भी एक कंफ्यूजन, वह संसद का सदस्य की बात नहीं, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि संसद का सदस्य। ऐसा नहीं है, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता रखता है। संसद के सदस्य बनने की क्या योग्यता है कि भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्वाचक सूची में, जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम अंकित होना चाहिए, यह है उसकी योग्यता। वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। और चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि वह किसी लाभ के पद पर, वह किसी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या, भारतीय संविधान में लाभ के पद को जो है कहीं भी स्पष्ट उसका उल्लेख नहीं किया है कि लाभ का पद कौन होगा कौन नहीं होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है।
लेकिन अनुच्छेद 58 में ही कहा गया है कि अनुच्छेद 58 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यहां देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार में मंत्री, मंत्री कोई हो या मंत्री का पद, यह लाभ का पद नहीं है। इतना जो है बताया गया है अनुच्छेद 58 में कि लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद नहीं है, लेकिन लाभ का पद किसे कहा जाए, कौन हो सकता है, ये भी इसका उल्लेख तो कहीं किया नहीं गया है, लेकिन ये बताया जाता है कि लाभ का पद जो किसी पद पर कार्य करते हुए वेतन प्राप्त करता हो भारत सरकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और भी सरकार से सुविधाएं प्राप्त करता हो, तथा जो ऐसे पद पर बैठा हो जहां पर भूमि का आवंटन किया जाता हो या और क्या है पेंशन, छात्रवृत्ति आदि का जो है आदि आवंटित ना करता हो, ऐसे पद को जो है लाभ का पद कहा गया। कौन कौन सा, किसी सरकार द्वारा वह ऐसा पद पर ना हो कि जहां वह वेतन प्राप्त करता हो सरकारी, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और कोई सुविधाएं ना प्राप्त करता हो, कोई लाभ ना प्राप्त करता हो, या किसी ऐसे पद पर हो जो भूमि का आवंटन करता हो या छात्रवृत्ति या पेंशन आदि का आवंटन करता हुआ लाभ का पद माना गया है भारत में। तो यहाँ बताया गया तो लाभ के पद पर नाम कि भारत सरकार द्वारा कोई सुविधाएं प्राप्त या लाभ का पद प्राप्त ना करता हो वह या वेतन ना प्राप्त। लेकिन यह भी अनुच्छेद 58 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये लाभ के पद नहीं होंगे। हाँ, ये प्रश्न आता है बहुत बार, जैसे अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले जो इस्तीफा दे दिया। अगर भाई जब इस्तीफा ना भी दिए होते तब भी वो चुनाव लड़ सकते, क्योंकि उनका जो राज्यपाल का पद है वह लाभ का पद नहीं है। इसके पहले प्रणब मुखर्जी जी भी जो है वह वित्त मंत्री थे केंद्र सरकार में, उसके बाद जो है राष्ट्रपति बनाए गए। अगर वह भी जो है एक लेकिन मर्यादा बन गई है भारतीय राष्ट्रपति के लिए कि चुनाव लड़ने से पहले अगर किसी पद पर है वह चाहे लाभ का पद हो या ना हो इस्तीफा दे देते हैं। अगर वह प्रणब दा भी अगर उस पद से इस्तीफा ना देते तब भी वो चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया केंद्र सरकार तो प्रांतीय सरकार में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। उस पर रहते हुए जब वह शपथ ग्रहण कर लेते उसके बाद जो है इस्तीफा दे सकते थे, क्योंकि दो पद एक साथ धारण नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं, ये तो रहा हमारा यहाँ पर योग्यता की बात, लाभ के पद का हमने उल्लेख किया। अब देखते हैं कि ये तो रहा राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। अब राष्ट्रपति की चुनाव के लिए कौन जो है वोट डालता है,
या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे सकता है, उनकी क्या शर्तें होती हैं, कौन व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में जो है वोट डालते हैं। भारत का प्रथम नागरिक। अब देखिए भारत के प्रथम नागरिक के लिए किसको जो है सौभाग्य प्राप्त होता है चुनाव करने का, आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेजियम। आइए देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेजियम क्या है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 और 55 थोड़ी सी अंतर है इसमें। कभी का लोग गलत कर देते हैं, 54 को 55 बता देते हैं, 55 को 54 बता देते हैं। 55 में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट। और कॉलेजियम, कॉलेज ऑफ इंडियन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, अब प्रश्न उठेगा कि निर्वाचक मंडल द्वारा, निर्वाचक मंडल में कौन होंगे, किन के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके लिए दो प्रोसेस है, दो क्या तीन प्रोसेस है। पहला है संसद सदस्य, संसद सदस्य। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट से संसद। अब यहाँ एक रोचक चीज ये है कि संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यहाँ ये लिख लीजिए, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद सदस्यों का भी बता रहे हैं। संसद टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 552 हो सकती है, ऐसा उल्लेख है। कभी लोग 552 बता, लेकिन वर्तमान को हम ध्यान में रख करके इसका उल्लेख करते हैं। 545 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में सदस्य संख्या 545। इसके दो पार्ट होते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है तथा 543 सदस्यों को जनता चुनती है। अब यही 2 सदस्य जो हैं ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। 543 सदस्य जो हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो यहाँ लिखा है कि संसद के सदस्यों द्वारा नहीं, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यहाँ जोड़ लीजिए, अब समझ में आया। निर्वाचित सदस्यों द्वारा 545 2 सदस्य क्यों नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते? क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं
अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेंगे तो उससे हित का टकराव हो जाता है कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग उन्हीं के द्वारा मनोनीत किए गए तो उनके चुनाव में भाग कैसे ले। इससे राष्ट्रपति के जो पद की गरिमा है वह धूमिल हो जाएगी, उसके हित का टकराव हो जाएगा। इसलिए जो है 2 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 543 सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है कि सभी प्रांतों के भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रांतों के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य, भारत राज्य क्षेत्र के सभी विधानसभाओं के या सभी प्रांतों की विधानसभाओं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं अकॉर्डिंग, इस समय 28 राज्य 28 राज्यों के सभी निर्वाचित सदस्य। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सपोज दैट उत्तर प्रदेश लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या टोटल 404 है, लेकिन इसके भी 2 भाग हैं। एक सदस्य को जो है, अभी यहाँ एक चीज भूल रहे हैं, इसे बताते हैं, इसे भी बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 404 सदस्यों में और 403 सदस्यों का जो है चुनाव किया जाता है। यहाँ ये संसद की लोकसभा सीट है, इसको पहले देख लीजिए, लोकसभा की सीट है और इसी में राज्यसभा की भी सीट आती है। संसद के 2 सदन है, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राज्यसभा में वर्तमान में जो है 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य को जो है, इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 12 इसको निकाल दीजिए, 233 सदस्य 233 सदस्य जो है ये चुन कर आते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसलिए जो है ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेते हैं। बाकी ये 233 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये रहा हमारा 12 सदस्य क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया, इससे जो है उनके हितों का टकराव हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति हो सकता है कि व्यक्ति उनको कहे, ऐसा भी हो सकता है। और एक चीज तीसरे नंबर पर आता है कि पहले तो नहीं था, 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में, 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया नया अधिनियम, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर तो 2 ही केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभाएं हैं। अभी नया बना है जम्मू कश्मीर को
टोटल 9 हो गए हैं, अभी इसको इसमें ऐड नहीं किए हैं, आने वाले समय में हो सकता है हो जाए। तो 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी भी, पुडुचेरी भी आज लिखा जाता है, विधानसभाओं को जो है इसमें शामिल किया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में भी शामिल होंगे। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से 545 में 2 मनोनीत हैं, वो तो हट जाएंगे, बाकी 543 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे संसद के, लोकसभा से। और राज्यसभा से 245 में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, भाग नहीं लेंगे, बाकी जितने सदस्य बचते हैं वहां। और सभी प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने देखा कि 404 में 403 सदस्य भाग लेंगे। एक सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय का जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसलिए मनोनीत सदस्य जो है यह भी हितों की टकराहट के आधार पर इसको भी बाहर किया गया है। आइए देखते इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे समझाते हैं। आगे देखते हैं कि आया एंग्लो इंडियन समुदाय, यहाँ बताया गया 02 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ एक सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन है, एंग्लो इंडियन समुदाय का कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में 2012 में भाग लिया था। प्रथम व्यक्ति एंग्लो इंडियन का ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी तक जो है मात्र एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। डॉरेन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने डॉरेन ओब्रायन ने जो है 2012 के बड़ौदा के कार्यकाल में, बड़ौदा का जब चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए थे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति है जो अभी तक जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए, एकमात्र व्यक्ति है। तो डॉरेन ओब्रायन जो है ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ बताया गया लेकिन वो मनोनीत सदस्य नहीं थे, एंग्लो इंडियन की जनता द्वारा चुने गए सदस्य थे, एंग्लो इंडियन थे, बस यही बात थी। लेकिन यहाँ एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत की बात ये करते हैं, वो तो मनोनीत नहीं थे, इसलिए जो है एक सांसद थे 543 सदस्यों में जो है वो थे, 2 सदस्यों में नहीं थे, ना कि इसमें वह अलग से जो है चुन कर आए थे, निर्वाचित सदस्य थे डॉरेन ओब्रायन, इसलिए जो है भाग लेते। अभी तक एकमात्र है एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य डॉरेन ओब्रायन जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए हैं। बाकी अभी तक एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य जो है सदस्य ही नहीं बन पाया है संसद का, इसलिए नहीं हो पाए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो मनोनीत किया गया चाहे जिस जाति समुदाय का होगा, अगर मनोनीत किया गया जैसे यहाँ 12 सदस्य, चाहे यहाँ जिस व्यक्ति को जो है मनोनीत किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो शर्त है एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य होंगे, यहाँ भी एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत सदस्य होंगे। तो ये व्यक्ति मनोनीत जो किए जाएंगे वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। बाकी कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर सदस्य है, निर्वाचित सदस्य तो वह भाग लेगा। आज का वीडियो बस इतना ही। या मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक आप लोग जो है
शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।